डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्रिंसिपल BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। विषय है आपका इतिहास। क्लास है आपकी BA पार्ट 1 सेक्शन F और हमारा टॉपिक चल रहा है महाजनपद युग। इसमें मैं आज आपको सेकंड पार्ट में बता रही हूँ राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में कि बुद्ध काल में किस तरह से राजतंत्र और गणतंत्र थे। तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी प्रस्तावना लेते हैं, पृष्ठभूमि लेते हैं। इसका मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगी कि जो 16 महाजनपद हैं, मैंने जनपदों के बारे में आपको बताया था, तो जो 16 महाजनपद हैं उनका अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें उल्लेख मिलता है। इनके अलावा देश के कुछ अन्य भी छोटे छोटे जनपद थे। 16 महाजनपद तो थे ही, इनके अलावा भी हमको कुछ अन्य भी छोटे छोटे से जनपदों के बारे में पढ़ने को मिलता है देश के जो अन्य भागों में स्थित थे, जैसे यौधेय, मालव, मद्रक, शाक्य, त्रिगर्त, केकई, सिंधु, सौवीर, शिवी, अम्बष्ट, कलिंग, विदर्भ, बदार, कच्छ, बंग, पुंड्र, शबर, आंध्र, पुलिंद आदि। तो साउथ और नॉर्थ इंडिया में मिला करके इस प्रकार छोटे बड़े अनेक महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के अलावा इनका भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो सारे भारत में जनपद राज्यों की स्थापना इस युग में हो चुकी थी। इस युग में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार के राज्य विकसित हुए और इनमें जो प्रारंभ में था वो विकेंद्रीयकरण का बोलबाला था, डिसेंट्रलाइजेशन। तो विकेंद्रीयकरण का बोलबाला था और इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि इस समय में साम्राज्यवादी भावना का उदय हो चुका था। धीरे धीरे छोटे और जो निर्बल जनपद थे वो बड़े जनपदों में विलीन होते चले गए और इस प्रक्रिया में बड़े 4 महाजनपदों का उदय हुआ। वो कौन कौन से महाजनपद थे? 4। इनके नाम मैं आपको गिनाती हूँ: कौशल, मगध, वत्स और अवंती। इन 4 महाजनपदों का युग हुआ। गणतांत्रिक राज्यों के बारे में मैं अगर बात करूं तो वज्जी संघ एक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरकर सामने आया, जिसमें शाक्य वंश का राज्य था और इस प्रकार वज्जी गणतंत्र या वज्जी संघ के रूप में शक्तिशाली जनपद हुआ। अब मैं आती हूँ इस पृष्ठभूमि को समझाने के बाद आपके पास कि बुद्धकालीन गणराज्य कौन कौन से थे या कौन से प्रमुख गणराज्य थे। तो बुद्धकालीन जो गणराज्य थे उसमें 10 गणराज्यों के बौद्ध ग्रंथों में नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा मिलता है रामग्राम के कोलीय, तीसरे मिलते हैं सुनसुमागिरी के भग्ग, चौथे मिलते हैं अलकप के बुली, पांचवा है केसपुत्र के कालाम, छठा कुशीनारा के मल्ल और सातवां पावा के मल्ल, आठवां पिपलीवन के मोरीय, नवां मिथिला के विदेह और 10वां वैशाली के लिच्छवी। तो ये हमको प्रमुख 10 गणराज्यों के बारे में बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है। ये उस समय इम्पोर्टेंट गणराज्य हुआ करते थे। अब क्योंकि गणतांत्रिक व्यवस्था उस प्राचीन काल में ईसा पूर्व में होना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इस चैप्टर के अंदर गणतंत्र के विधान और प्रशासन के बारे में बता रही हूँ। इनका हमें जिक्र कहाँ मिलता है? एक तो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, दूसरा जो बौद्ध संघ बने उनके विवरणों को भी अगर हम तलाशें
तो उसमें भी तत्कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था मौजूद थी। तो इस व्याख्यान में मैं आपको केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। गणराज्य का जो प्रमुख होता था या अध्यक्ष होता था वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता था, चुना हुआ होता था। बौद्ध ग्रंथ है एक अट्ठकथा, इसके अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो लिच्छवी गणराज्य के शासन संचालन के लिए 7,707 राजा थे। मतलब इतने सारे राजा मिलकर उस राज्य को चलाते थे, गणराज्य को चलाते थे। इन राजाओं के साथ उतने ही उपराजा होते थे, सेनापति होते थे, भंडागारिक होते थे जो भंडार को संभाला करते थे। इनमें काफ़ी विचार विमर्श होता था। केंद्रीय प्रशासन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। इनमें काफ़ी विचार विमर्श होता था। बौद्ध ग्रंथ है एक ललित विस्तार। तो ललित विस्तार के अनुसार मैं आपको बताऊं तो वहाँ का प्रत्येक मनुष्य अपने को राजा समझता है, ना कोई किसी से छोटा है और ना कोई किसी से बड़ा। ये एक बहुत ही विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट बात है कि हर व्यक्ति के मन में कहीं छोटेपन की भावना नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई राजा है कोई प्रजा है। हर कोई अपने को एक राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा समझ रहा है। इसी तरह का बात हमको स्ट्रैबो में भी पढ़ने को मिलती है। ये लोग मिलकर एक शासन सभा का गठन करते थे। सभी लोग मिलकर शासन सभा का गठन कर लेते थे और ये कहा गया है कि भारतीय गणराज्य की शासन सभा के सदस्यों की संख्या 5,000 होती थी। ये जो सभा होती थी, स्ट्रैबो एक यूनानी लेखक हुए हैं, उन्होंने अपने विवरण में ये बताया है कि इन शासक सभा के सदस्यों की संख्या 5,000 थी। सभी राजाओं के अधिकार समान थे। इनमें से एक व्यक्ति को नायक बनाया जाता था। इस प्रकार के निर्वाचित राजा शुद्धोधन थे। अब आप पूछेंगे शुद्धोधन कौन थे, तो आपको स्मरण होगा, मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया है। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। तो आप ये समझ चुके होंगे अच्छी तरह से कि गणतंत्र में किस तरह से जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन और उसमें भी निर्वाचन, उसमें भी गणतंत्रात्मक प्रणाली पूरी तरह से मौजूद थी। तो ये उस युग की एक अनूठी विशेषता है, जबकि वहाँ पर 16 महाजनपदों में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति उभर रही थी और साम्राज्यवाद के साथ साथ जो है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी। तो आज इसी पर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि महाजनपद की पृष्ठभूमि समझाते हुए इनके प्रशासन की केंद्रीय व्यवस्था समझाइए।